लिखी भी मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आयशा अयूब साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी पेश करें। आदाब हाजरीन, मेरी कहानी का उन्वान है बेंच पे बैठा प्यार। जी, मेरी ब्राउन वाली बेल्ट नहीं मिल रही है, जल्दी दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। इतने में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, अम्मी मेरी लाइब्रेरी की किताब कहाँ है? आज लौटानी है वरना उसका फ़ाइन देना पड़ जाएगा। किचन में से गुड़िया बोली, भाभी ज़रा सब्ज़ी आके देख लो, अब क्या मैं पराठे बनाना शुरू करूँ? सुबह का वक्त था। रोज़ की तरह हर कोई अपनी हर ज़रूरत के लिए नायला को आवाज़ दे रहा था। नायला और दानिश की शादी के 9 साल उस दिन पूरे हुए थे। शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी और दोनों ने एक दूसरे से ये रिश्ता निभाने की कोशिश हमेशा की। इन 9 सालों में शुरू के 4-5 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद हर रिश्ते की तरह इसमें भी दरारें और कमज़ोरियाँ आने लगी थीं। अब प्यार मोहब्बत के लिए उतना वक्त नहीं मिलता था। घर और बच्चों की जिम्मेदारियाँ ही सबसे ऊपर थीं। लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए दोनों ने अपने बच्चों की खातिर हर मोड़ पे प्यार और समझौते से काम लिया। हाँ, प्यार भी अब हो ही गया था, वो वाला प्यार जो करना लाजमी होता है, जिसमें कोई गुंजाइश या शर्त नहीं होती है तो सिर्फ साथ निभाने की एक कसम। नायला जितनी खुश मिजाज, मिलनसार और चंचल थी, दानिश उतना ही महदूद तबीयत, अपने काम में हमेशा मसरूफ़, एक चुपचाप रहने वाला इंसान था। दोनों के शौक़ भी अलहदा थे। नायला को घूमने फिरने का, खाने पीने का और हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक़ था और दानिश को सिर्फ किताबें पढ़ने का। नायला को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि दानिश उसे और बच्चों को वक्त नहीं दे पाता था। उस दिन दानिश ने सोचा कि आज नायला को उसके पसंदीदा हीरो की फ़िल्म दिखाने ले जाएगा। शादी की सालगिरह मनाने के लिए बीवी को खुश करने का ये अच्छा मौका था। उसने कहा कि शाम को तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे। इस बात से नायला बहुत खुश हुई। शाम को जब दानिश दफ्तर से लौटा, बिल्डिंग के नीचे से उसने कॉल करके बताया कि मैं आ गया हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। नायला मुस्कुराते हुए नीचे उतरी और गाड़ी में बैठ गई। आज बहुत अरसे बाद दोनों इकट्ठे घूमने निकले थे। उसने दानिश का पसंदीदा हरे रंग का सूट पहना हुआ था। मॉल में पहुँच के दानिश ने सोचा, गाड़ी साफ़ करने का वक्त वैसे तो मिल नहीं पाता है, जब तक फिल्म चलेगी पार्किंग की कार वॉश में गाड़ी धोने के लिए दे दी जाए। टिकट लेने पहुंचे तो मालूम हुआ कि एडवांस बुकिंग ना होने की वजह से सारी सीटें भर चुकी थीं और दूसरे शो में बहुत वक्त था। ये खबर सुनते ही नायला का मूड बहुत ख़राब हुआ। उसने गुस्से से दानिश की तरफ देखा और बोली, आपके तो सभी काम ऐसे ही होते हैं। अगर फिल्म देखने का मंसूबा बनाया था तो टिकट्स भी ऑनलाइन बुक कर लेते। अब हम क्या करेंगे? शाम के 6 बजे थे। रात के खाने का भी वक्त नहीं था कि रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा पी लें। नायला को गुस्सा होता देख दानिश भी थोड़ा नाराज़ हो गया। बोला, हाँ सब मेरी ही गलती है, लाया तो था फिल्म दिखाने, अब टिकट नहीं मिली तो मैं क्या करूं? फिल्म देखने का मंसूबा नाकाम हुआ सो हुआ, गाड़ी भी 2 घंटे के बाद मिलने वाली थी। दोनों ने अपने अपने गुस्से को समेटा, क्योंकि अब वो घर वापस भी नहीं जा सकते थे। मॉल में बेवजह 2 घंटे घूमने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं था। नायला ने दिल में सोचा, आज की शाम को लेकर वो कितनी खुश थी। आज भी लड़ाई हो गई। काश सब कुछ पहले जैसा होता। हमें एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता था, जगह से मतलब नहीं। यूं ही किसी आम से पार्क की बेंच पे बैठ के भी हम दिन भर की बातें एक दूसरे को बताया करते थे। अब मूवी टिकट ना मिलने की वजह से वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा, जैसे आपस की सारी बातें ख़त्म हो गई हों। ये क्यों होता है? दानिश ने भी दिल में सोचा, मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा गड़बड़ हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। नायला को भी समझना चाहिए कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ। अगले 5-10 मिनट तक दोनों वहीं खड़े रहे, चुपचाप एक दूसरे को नज़रअंदाज करते और दिल ही दिल में खुद से बातें करते हुए। थोड़ी देर में दानिश ने एक सिगरेट जलाई और सामने मिल रही चाय की दुकान के पास रखी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया। नायला कुछ देर गुस्से में वहीं खड़ी रही, फिर खुद ही आकर उसके पास बैठ गई और अपने मोबाइल के पैगाम देखने लगी। कुछ देर में सामने वाली सुपरमार्केट से एक बुजुर्ग औरत अपनी ट्रॉली लेते हुए निकली, लड़खड़ाते हुए और कुछ बड़बड़ाते हुए आई, जैसे उनका मूड बहुत ख़राब हो और ट्रॉली बहुत भारी।
दानिश ने उनकी मदद की और उनके सामान को संभाला। वो शुक्रिया कहते हुए उसी सामने वाली बेंच पर आकर बैठ गई। उतने में उसी सुपरमार्केट से एक बुज़ुर्ग मर्द भी निकले जो गालिबन उन्हीं के साथ थे। अपनी धुन में चलते हुए वो आराम से आकर बेंच पे बैठ गए। उन खातून ने उन्हें देखा और मुंह बना लिया। अब 4 लोग आमने सामने बैठे थे जो एक दूसरे से नाराज़ थे और वक्त गुजारना जिनके लिए मुश्किल हो रहा था। नायला और दानिश ने उन दोनों बुजुर्गों की तरफ ऐसे देखा जैसे आईना देख रहे हों। उनका आने वाला मुस्तकबिल जैसे उनके सामने बैठा हो। उस बुज़ुर्ग खातून ने अपने बैग में से चश्मा निकाला, फिर अपने छोटे से मोबाइल में एक नंबर तलाश करने लगी। फिर फ़ोन को कान में लगा के उस तरफ से कॉल उठने का इंतज़ार करती रही। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो दोबारा मिलाया और नायला की तरफ देख के बोली, मेरा बेटा बहुत मसरूफ़ रहता है ना, इसीलिए नहीं उठाया होगा। दूसरी बार मैं जब फ़ोन उठा तो बोली, हाँ बेटा, हम यहीं पर हैं, तुम हमें लेने आ रहे हो ना? सामान ख़रीद लिया है, अब घर जाने के लिए बैठे हैं। अगर ना आ पाओ तो बताना, हम यहाँ से रिक्शा कर लेंगे। अच्छा, क्या नहीं आ पाओगे? ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ देखते हैं, वो बुझे दिल से बोली। नायला ने उनसे कहा, आपको यहाँ रिक्शा नहीं मिलेगा, मैं आप दोनों के लिए टैक्सी बुक करवा दूँ? वो बोली, हाँ बेटा, मेहरबानी होगी। दरअसल हम मुंबई के रहने वाले हैं, सारी ज़िंदगी वहीं बीती है, अब लखनऊ आ गए हैं बेटे की वजह से। वो यहीं रहना चाहता है, उसकी बीवी और वो दोनों यहीं काम करते हैं ना, इसलिए। इतने में वो बुज़ुर्ग दानिश की तरफ देखते हुए बोले, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालना ही पड़ता है, क्यों मियाँ? दानिश ने उनके जवाब में मुस्कुरा तो दिया, लेकिन चेहरे पे अफसोस भी था। फिर वो बुज़ुर्ग मर्द अपनी बेंच से उठे और एक कुल्हड़ वाली चाय अपने लिए ले आए। ये देख के उनकी बीवी ने ताना कसते हुए कहा, मैं भी हूँ, मेरे लिए भी एक कप चाय ले आते, आपको तो बस अपनी धुन में रहना है, आसपास कोई और नज़र नहीं आता, और मैं तो खासकर अब बिल्कुल भी नहीं। वो बुज़ुर्ग हंस के बोले, कोई अंधा ही होगा जिसे तुम ना दिखाई दो, वज़न देख रही हो अपना, बढ़ता ही जा रहा है, कम करो कम, वरना घुटने की सर्जरी के लिए भी बेटे से पैसे लेने पड़ेंगे। वो खातून खिसिया गई और बात बदलते हुए नायला से पूछने लगी, बेटा तुम लोग यहीं के हो? नायला ने कहा, मैं 2 कप चाय लेके आती हूँ, फिर दोनों बातें करते हैं। वो बोली, अरे अपने शौहर के लिए भी ले आना। नायला ने सर नफ़ी में हिलाया जैसे कह रही हो वो चाय नहीं पीते। घर लेके चाय लेके जब वो आई तो सामने बैठे बुजुर्ग शख्स और दानिश आपस में खूब बातें कर रहे थे। दोनों क्रिकेट के शौकीन थे और कल रात जो इंडिया ने मैच जीता था उसकी गुफ्तगू में दोनों का वक्त अच्छा कट रहा था। नायला उस बुजुर्ग खातून की तरफ कुल्हड़ को बढ़ाते हुए बोली, आप दोनों यहाँ अकेले क्यों आ गए? शहर में नए हैं, किसी को साथ ले आते। तो उनसे पहले बुजुर्ग मर्द जो बैठे थे उन्होंने बोला, अरे बेटा मैं तो मना कर रहा था, घर में आराम करो, लेकिन इनको इस उम्र में भी घूमने का शौक़ बहुत है। इतने में वो बोल पड़ी, हाँ तो क्या बुराई है इसमें, आपकी तरह हर वक्त न्यूज़ चैनल के सामने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना सर्व करनी है मुझे। अब यहाँ अपना शहर है, सोचा बाज़ार थोड़ा घूम लें, इसीलिए बेटा निकल आए हम लोग। फिर धीरे से बोली, लेकिन इनके साथ तो कहीं जाने लायक ही नहीं है। ये सुन के दानिश और नायला हंसने लगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर काफ़ी देर तक उन चारों ने बातें की और वक्त गुजरता गया। कुछ देर बाद नायला ने कहा, अब आपकी टैक्सी बुक कर देते हैं, आप लोग आराम से घर जाइए, हमारी भी गाड़ी कार वॉश में दी हुई है, मिलने का वक्त हो गया है, हम भी फिर निकलते हैं। आए थे फिल्म देखने, लेकिन शायद आप दोनों से मुलाकात लिखी थी नसीब में, इसीलिए आज यहाँ आना हुआ। थोड़ी देर में टैक्सी आ गई। दानिश ने सामान को टैक्सी में रखा और गाड़ी चल पड़ी। उनको छोड़ के दानिश और नायला चलने लगे वापस मॉल की तरफ अपनी गाड़ी निकालने। चलते वक्त दानिश ने नायला का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ करना, मैं टिकट्स इसलिए नहीं बुक करा पाया क्योंकि काम आ गया था कुछ, और मुझे आज भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वक्त पे घर पहुंच पाऊंगा। फिर सोचा कि जल्दी पहुंच गया तो खिड़की से टिकट ले लूँगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी गड़बड़ हो गई। नायला ने भी हाथ को कस के पकड़ा और शोखी भरे लहजे में बोली, तुमने अपनी तरफ से आज के दिन मुझे खुश करने की कोशिश की, यही बहुत है मेरे लिए। मुझे पता है तुम्हें शाहरुख खान बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो अगले हफ्ते फिल्म देख लेंगे। हंसते हुए दोनों गाड़ी में बैठे और अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ गए, वापस अपने बच्चों के पास जो घर में उनका इंतज़ार कर रहे थे।
आयशा अयूब साहिबा ने कहानी जिस अंदाज में पढ़ी, ऐसा लग रहा था उनकी कहानी हंस रही है और बोल रही है। बहरहाल कहानी में जो न सिर्फ पढ़ने का अंदाज़ अच्छा था, बल्कि कहानी के अंदर जो पैगाम था, जो मैसेज था, वो भी उसके अंदर एक मसरत भी है, एक अलमिया भी है। एक ज़माना होता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप का इंतज़ार करते हैं, और एक ज़माना वो आता है जब माँ बाप अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं। यानी वो कहती है कि दूसरी सर्जरी के लिए अपने बेटे से फिर पैसे लेना पड़ेंगे। कितनी बड़ी मजबूरी का इजहार कर रही है कि लेना पड़ेंगे। बहरहाल इस कहानी में बहुत से मोड़ हैं और ज़बान भी अच्छी रही और मौजू भी अच्छा है, और पढ़ने का अंदाज़ तो ऐसा था कि जी चाह रहा था कि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब मैं अतिया बी से गुजारिश करूँगा कि